सादगी का कभी कभी मजाक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने ये देश का निरीक्षण किया, पर्यटन किया, और करुणा की वजह से उन्होंने जीवन में जो जरूरी थी उतनी चीजों से चलाकर वो सादगी का अंगीकार किया था। तो करुणा की वजह से क्या नहीं है वो? करुणा की वजह से हो या ना हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि गांधी जी ने किस वजह से सादगी अख्तियार की। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सादगी का रुख मुल्क को गरीब बनाता है। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं, वो गांधी जी की व्यक्तिगत बात है। कि वो करुणा से साधे रह रहे हैं, क्या उनको कोई ऑब्सेशन है इसलिए साधे रह रहे हैं, क्या दिमाग खराब है इसलिए साधे रह, इससे मुझे कोई प्रयोजन है? वो गांधी जी की निजी बात है। मेरे लिए प्रयोजन जिस बात से है वो ये है कि जो मुल्क सादगी को प्रतिष्ठा देता है वो मुल्क संपन्न नहीं हो सकता। तो मेरे लिए जो आधार है आलोचना का वो बिल्कुल दूसरा है। इससे मुझे प्रयोजन ही नहीं। गांधी जी की करुणा हो वो उनके तर्क है, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि अगर हम एक बार किसी मुल्क में आवश्यकताएं कम होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, जीवन सीधा होना चाहिए, चीजें कम होनी चाहिए, कम से कम जरूरत में हमें पूरा करना चाहिए, इस धारणा को अगर मजबूत बना लें तो ये गरीब रहने का रामबाण नुस्खा है। इससे फिर कभी कोई कौम संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए अगर गांधी जी करुणा से कह रहे हैं तो मैं भी करुणा से कह रहा हूं कि वो उनकी बात बकवास है। क्या बात समझ रहे हैं ना? यानी मैं भी करुणा से ही कह रहा हूँ, और अगर उनकी करुणा बहुत सामयिक है तो मेरी करुणा बहुत शाश्वत है। क्योंकि 5000 साल में जिन लोगों ने भी करुणा के कारण हिंदुस्तान को सादा रहने की शिक्षा दी है, वे ही लोग जिम्मेवार हैं हिंदुस्तान की गरीबी के। हिंदुस्तान कभी भी अमीर हो सकता था, लेकिन अमीरी के अपने सूत्र हैं। अमीरी का पहला सूत्र तो यह है कि जो है उससे हम संतुष्ट ना हो। असंतोष सदा बना रहे। जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उतने पे हम ठहर ना जाएं, हमारी आवश्यकताएं रोज विस्तीर्ण होती रहे। जिंदगी का जो विकास है वो जटिलता से है, तो जितना जटिल होता है उतना ही विकास होता है। बुद्ध भी करुणा कर रहे हैं, महावीर भी करुणा कर रहे हैं, गांधी जी भी करुणा कर रहे हैं, सब करुणा कर रहे हैं। ये मुल्क मरा जा रहा है, उनकी करुणा महंगी है। उनकी करुणा मेरी दृष्टि में मुल्क के हित में नहीं है, मंगलदायी नहीं दिखाई तो पड़ती है। दिखाई तो ऐसा पड़ता है कि ठीक है भाई, इतना गरीब देश है, इस मुल्क को अगर हम गरीबी में रहने की राजी करने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये मुल्क तो बहुत परेशान हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि जितना ये गरीब रह के परेशान होगा, उतना गरीबी से मुक्त होने के लिए परेशान होना उतना खतरनाक नहीं। इस गरीबी को कहीं तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, गांधी जी को 5000 साल के बाद भी करुणा करनी पड़ती है। अगर आप गांधी जी को मानते हैं तो 5000 साल बाद भी करुणा करनी ही पड़ेगी हमको इस मुल्क पर। ये व्यवस्था नहीं टूटेगी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं गांधी जी की करुणा पर कोई बात नहीं कह रहा हूं, वो कोई सवाल नहीं। मैं आपको करुणा से भर के, आप बीमार हैं और आपको मिठाई दे देता हूं, मैं करुणा से देता हूं, इससे कोई सवाल नहीं। आप पर क्या होगा अंतिम परिणाम, सवाल ये। अंतिम परिणाम में मैं मानता हूं कि आवश्यकताएं कम करने की कल्पना, कम आवश्यकताओं में जीने की आस्था जिंदगी को विकसित नहीं होने देती। अन्यथा हम शायद जमीन पर सबसे समृद्ध कौन हो सकते हैं। सबसे, जमीन कहीं भी इतनी समृद्ध नहीं है जितनी हमारी। और सबसे पहले दुनिया में हमने ही मानसिक रूप से विकास किया, बाकी कौमों ने बहुत पीछे आई। और आज हालत उल्टी हो गई। आज हालत एक, हम उनसे कैसे उनके कदम मिलाएं ये सवाल। नहीं तो दुनिया में हमसे कोई कदम नहीं मिला सकता था। गणित हमने कोई 3000 साल पहले खोज लिया। विज्ञान के मूलभूत कदम हमने कोई 2500 साल पहले खोज लिए। दुनिया की सारी महत्वपूर्ण खोज की शुरुआत हमने की, लेकिन पूरा किसी और ने किया है, जबकि हम बहुत आगे थे। यानी आज फ्रायड जो कह रहा है वो हमारा पतंजलि या हमारा बुद्ध 2500 साल पहले समझता था। अभी उनके पास जो भी समझ है वो ज्यादा से ज्यादा 300 साल पुरानी है। हमारे पास जो समझ है वो 5000 साल पुरानी। लेकिन समझ भी थी, सुविधा भी थी, देश की स्रोत संपन्न थे। लेकिन हमने जो फिलसफी पकड़ी, हमने जो जीवन दर्शन पकड़ा, वो सादगी का था, उसने हमें नुकसान पहुंचाया। अभी मैं एक
सब इस बात पे निर्भर करता है, दो चीजों पर निर्भर करता है, भविष्य को देखते हैं आप या सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। अगर सिर्फ वर्तमान को देखते हैं तो गांधी की करुणा बहुत सार्थक मालूम पड़े, लेकिन अगर भविष्य को देखते हैं तो बहुत खतरनाक और पॉइजनस, विषाक्त मालूम पड़े। और मुझे उससे प्रयोजन ही नहीं। यानी मैं ये कहता हूं एक आदमी करुणा करे, ये उसका मजा होगा, लेकिन इस करुणा का विस्तीर्ण परिणाम क्या होगा, और इसमें गांधी जी से ही मुझे लेना देना नहीं है। असल में मेरी बात समझने में कठिनाई होती, असली सवाल तो हमारी दृष्टि का है। गांधी जी उस दृष्टि को फिर मजबूत कर जाते हैं। एक रचनात्मक काम के बारे में जब आप कहते हैं तो कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि देश में जितना कपड़ा है उससे कम कपड़ा मिले। जब देश को 11 गज कपड़ा मिलता था तब गांधी जी ने 30 गज कपड़ा हर एक को मिलना चाहिए ऐसा विचार कहा, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए साधन कौन से इस्तेमाल करें। आज देश में देखेंगे कि 2 पंचवर्षीय की योजना के बाद 17 गज से ज्यादा कपड़ा हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका बिक्री नहीं हो सकता है। तो गांधी ने तो ऐसा कहा कि जिनको कपड़ा पहनने का नहीं मिलता है वो कपड़े वाला हो, उसके लिए उत्पादन के साधन जो उनको मिले वो उन्होंने लिए। उस जमाने में चरखा मिला तो चरखा लिया, अब अम्मन चरखा मिला तो एक आदमी सिर्फ 20 घंटा काम करे तो भी उसको 5-7 गज कपड़ा मिल सकता है। ऐसे औजार शोध की खोज हुई है। इसका मतलब आपका जो ये ख्याल है कि रचनात्मक काम देश को दरिद्र बनाने के लिए है, ऐसा नहीं। रचनात्मक काम की मैंने बात ही नहीं की अभी। गांधी से सादगी थे ना, मैंने जो बात की है वो सादगी के लक्ष्य की बात की। रचनात्मक काम की बात मैं अलग से आपसे करता हूं। हम तो रचनात्मक काम, आपने जो सवाल उठाया था वो रचनात्मक से संबंधित नहीं था। जो मैंने बात की है वो ये की है कि सादगी मेरे लिए लक्ष्य नहीं है। मेरे लिए जीवन को जितने वैभव और संपन्नता से जिया जा सके उतना ही मैं मानता हूँ उचित है, क्योंकि उसके वैभव और संपन्नता से जीने की जो अभीप्सा है वो हमारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती देती है और हम आगे बढ़ते हैं। कोई अमेरिका में इतना संपत्ति पैदा हो जाए और हम भीख मांगते रहे, इसमें कुछ अमेरिका की जमीन की विशेषता नहीं, सिर्फ अमेरिका के मस्तिष्क की विशेषता है, क्योंकि वो सादगी से जीने को राजी नहीं। और मजे की बात यह है कि वो जो चीज पा लेता है उसी को सादगी मानने लगता है और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। अगर किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी तो वो भी शादी हो जाती, और बड़ी गाड़ी चाहिए। ये तो मैंने सादगी, आप जो बात कह रहे हैं, हाँ, सादगी के बारे में मैं कहूंगा, मैं आपकी दूसरी बात कर लूं। रचनात्मक जिसको आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि रचनात्मक है, क्योंकि कारण क्या है। पहली तो बात यह है कि अगर एक आदमी, गांधी जी ने जो उपाय सुझाए, चरखा या तकली या उस तरह के सामान्य यंत्र जो एक एक आदमी मैनेज कर सके, गांधी जी की नजर कुल इतनी है कि वो बड़ा यंत्र जो व्यक्तियों के ऊपर हावी हो जाता है उसके खिलाफ है। वो ऐसा यंत्र चाहते हैं जिस पर व्यक्ति हावी रहे। इसमें मेरा मानना है कि तो गांधी जी की मनुष्य की आत्मा में बहुत कम भरोसा है। उनका चित्त आदमी में बहुत कम भरोसे वाला है, क्योंकि वो मानते हैं बड़ा यंत्र आदमी का हावी हो जाएगा। उनकी आदमी की आत्मा जो बहुत छोटी मालूम पड़ती, बहुत कम हिम्मतवर, नपुंसक मालूम पड़ती। एक दूसरी बात, गांधी जी जो यंत्र दे रहे थे, ये हो सकता है कि एक आदमी को 30 पेज कपड़ा मिल जाए, ये हो सकता है, बहुत कठिन नहीं। अगर एक आदमी गांधी जी के चरखे को ही चलाता रहे तो 30 पेज कपड़ा मिल सकता है। लेकिन विकास मल्टी डायमेंशनल, जो आदमी 6 घंटे चरखा चला के 30 पेज कपड़ा पा लेगा, या 4 घंटे चला के 30 पेज कपड़ा पा लेगा, 4 घंटे चरखा चलाने में उसने कितना खोया है उसका हिसाब आपको नहीं। अगर मेरा बस चले तो गांधी जी को सजा करवा देनी चाहिए कि तुमको हम चरखा नहीं चलाने देंगे, क्योंकि गांधी जैसा आदमी 2 घंटे चला के मुल्क का कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसका हमें कुछ पता नहीं। गांधी जैसी हैसियत की प्रतिभा का आदमी 2-3 घंटे चरखे के साथ उलझा रहे, इस 3 घंटों में इस प्रतिभा का हम कितना उपयोग कर सकते थे और कितना हमने सूद पैदा किया। ये सूद और इस प्रतिभा के उपयोग को कोई संबंध नहीं जोड़ता। ये जो 2-3 मालाएं सूद की बन जाएंगी, ये गांधी जी के 3 घंटे श्रम का हम फायदा लेंगे तो आप समझ लेना कि आप गरीब रहेंगे। उसके कारण है, सच बात तो ये है कि मनुष्य का विकास इससे होता है कि वो अपने समय, समझ और श्रम का कितना इकोनॉमिक उपयोग करता है। आप कितने कम समय में कितना ज्यादा पैदा करते हैं, इससे आपके विकास की संभावना बढ़ती। गांधी जी के जो साधन है वो ज्यादा समय में बहुत कम पैदा करवाने वाले, इसलिए मैं उनके खिलाफ में रचनात्मक नहीं मानता, विध्वंसात्मक मानता हूँ। गांधी जी के सब साधन डिस्ट्रक्टिव है, उनमें रचना नहीं है, विध्वंस।
लेकिन दिखाई हमें ये पड़ता है कि अगर मैं 6 घंटे बैठ के चरखा चलाता रहूं तो आपको भी दिखाई पड़ेगा कि सूत तो पैदा हुआ, लेकिन 6 घंटे से मैं जो पैदा कर सकता था वो पैदा नहीं हुआ, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। और मुझे एक गधा 25 में लगाया कि 6 घंटे में सूत पैदा करूं, जो कि एक मशीन कर देगी जिसमें मेरी जरूरत ही नहीं थी। मेरे 6 घंटे बच सकते थे जिनका मैं उपयोग करता। मनुष्य की सारी संस्कृति मनुष्य के लीजर टाइम का विकास है। जो भी कौमें संस्कृत हुई हैं और जो भी सभ्यता विकसित हुई है वो खाली समय में विकसित हुई है। खाली समय कितना आदमी के पास है इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना विकसित होता है। अगर गांधी जी की पूरी व्यवस्था हम माने तो साबुन अपनी खुद बना लेनी चाहिए, अपना खाना खुद पैदा कर लेना चाहिए, अपना कपड़ा खुद बना लेना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अगर एक आदमी इस व्यवस्था को स्वीकार कर ले तो सिर्फ जिंदगी में वो आदमी खाना पैदा करने वाली, कपड़ा बनाने वाली, साबुन बनाने वाली मशीन बन जाए। उसकी पूरी जिंदगी इसमें नष्ट हो जाएगी। जिंदगी का हिसाब क्या है? आप अगर 60 साल जीते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं जीते हैं, अगर गांधी जी की बात कोई अमेरिका मान ले तो शायद थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि उनके पास जिंदगी ज्यादा है। हिंदुस्तान के पास अब भी औसत उम्र 35 साल 36 साल के करीब, 51 हो गया है, क्योंकि बच्चे कम मर रहे हैं। आपकी उम्र नहीं बढ़ गई कहीं कुछ, हाँ, और कुछ नहीं फर्क पड़ गया है। ये जो आदमी जी रहा है 50 साल समझ ले, 60 साल समझ ले, एक आदमी 60 साल जीता है उसमें कम से कम 20 साल तो सोने में जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, बचते हैं 40 साल। 40 साल में अगर गांधी जी की व्यवस्था मानी जाए तो 8 घंटे 24 घंटे में सोने में चले जाते। नहाना, खाना, कपड़े धोना, साबुन बनाना, खेती करना, चरखा चलाना, रुई ओटना, अगर ये सब आदमी करे तो मैं मानता हूं कि जरूर उसको कपड़े भी मिल जाएंगे, 30 गज भी मिल जाएंगे, खाना भी काम चलाऊ मिल जाएगा, साबुन से भी कपड़ा धोने लायक साबुन भी बना लेगा, अपना जूता भी तैयार कर लेगा। लेकिन ये आदमी यही करते मरेगा। इस आदमी के पास लीजर टाइम नहीं बचने वाला है। इस मूल्य खड़ा होगा, मैं तेरी बात जी, मूल्य खड़ा होगा क्या उसी में से मूल्य खड़ा होगा ना? कोई मूल्य खड़ा नहीं होगा। इसमें से सिर्फ एक जानवर खड़ा हो, आदमी नहीं। आदमी और जानवर में इतनी फर्क है कि जानवर के पास लीजर टाइम नहीं, वो अपने खाने पीने की फिक्र में पूरा वक्त गुजार देते। एक कुत्ता है, वो दिन भर घूम रहा है, वो बहुत रचनात्मक बुद्धि का है, उसके पास लीजर टाइम नहीं, या तो सोता है या खाने की तलाश करता है या अपनी पत्नी को या प्रेसी को भोगता है, बस ये 3 काम है उसके पास। अगर गांधी जी की बात पूरी मानी जाए तो आदमी बच्चे पैदा करेगा, कपड़े पैदा करेगा, खाना बनाएगा, लेकिन लीजर टाइम उसके पास नहीं। और लीजर के वो खिलाफ, उसके पास खाली समय नहीं बचेगा। दुनिया का सारा विकास खाली समय में हुआ है, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे विज्ञान हो। ये खाली लोगों की खोज है जिनके पास कोई काम नहीं बचता, जिनके पास काम के अतिरिक्त समय है। अब वो क्या करें? इसमें वो जुआ भी खेल सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, वो दूसरी बात है कि वो क्या करेंगे। जुआ भी खाली समय में आता है, ध्यान भी खाली समय में आता है, प्रार्थना भी खाली समय में आती है, भगवान भी खाली समय में आता है। जिन दिनों में कोई मुल्क के पास खाने, कपड़े, पत्नी, बच्चों के अलावा समय बचता, उन दिनों में उस मुल्क की चेतना विकसित होती। अगर हम गांधी जी की बात माने तो मैं मानता हूं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव योजना है, सबसे विध्वंस की। क्योंकि इसका परिणाम क्या हो? इसका परिणाम सिर्फ इतना होगा कि आदमी को हम एनिमल लेवल पर खड़ा कर देंगे। हाँ, एनिमल सादा भी है, आवश्यकताएं भी उसकी ज्यादा नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं कि मनुष्य का जो विकास है वो मनुष्य का विकास पशु के तल से ऊपर उठने में, और पशु के तल से ऊपर उठने में जो सबसे बड़ी बात काम करती है वो है आपके पास अतिरिक्त समय। आपके पास कितना अतिरिक्त समय है उतनी ही आपकी चेतना मुश्किल में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो मेरी अपनी दृष्टि यह है कि छोटी मशीनें अतिरिक्त समय नहीं ला सकती, न चरखा ला सकता, न अंबर चरखा ला सकता है। सिर्फ वे ही मशीनें अतिरिक्त समय ला सकती हैं जो मशीनें अधिकतम लोगों का काम करने में समर्थ हों। जैसे मेरी समझ है कि आने वाले 20 वर्षों में अमेरिका के पास दुनिया का सर्वाधिक अतिरिक्त समय होगा, आज भी है। ये जो अतिरिक्त समय अमेरिका के पास बचेगा, ये अतिरिक्त समय ही उसको चांद पे पहुंचाएगा, मंगल पे पहुंचाएगा। ये अतिरिक्त समय ही उसे ध्यान में भी लगाएगा, योग में भी लगाएगा, साहित्य, संगीत, सब तरफ लगेगा।
इधर जो जो कठिनाई है क्या है, गांधी जी बहुत ही ज्यादा जिसको कहना चाहिए सामयिक है। वो देख रहे हैं समय को, वो देख रहे हैं कि कपड़ा नहीं है, साबुन नहीं है, फला नहीं, दिखा नहीं, लेकिन इसको देखने की भी उनकी समझ जो प्रिमिटिव है, वो 2000 साल पुरानी। यानी अगर वो 2000 साल पहले पैदा हुए तो होते वो ठीक आदमी थे, 2000 साल बाद वो ठीक आदमी नहीं है। क्योंकि जिस समाज से वो ये कह रहे हैं, उस समाज के पड़ोसी समाज यंत्र का उपयोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर और आदमी को मुक्त कर रहे हैं। अब मेरा मानना यह है कि यंत्र ही आदमी को मुक्त करने वाला है। अगर पूर्ण यंत्र आ जाए तो आदमी पूर्ण मुक्त होता है। जब तक किसी भी आदमी को श्रम करना पड़ेगा मजबूरी में, तब तक गुलामी जारी रहेगी किसी न किसी तरह की। अगर एक बार आदमी को श्रम करने से छुटकारा हो जाए और श्रम भी स्वेच्छा हो जाए कि पूर्णचंद जी को काम करना शौक है उनका तो करे, नहीं करना है तो उनकी मौज है, उनको बिना काम किए भी इतना मिल सकता है। तो ये तो संभव तभी है जब हम बड़ी ऑटोमेटिक यंत्रों पर भरोसा करें। और बड़े मजे की बात है कि मैं कभी भी नहीं देख पाता कि बड़ा यंत्र आदमी को क्यों दबा लेगा। कोई यंत्र आदमी को कभी नहीं दबा सकता। असल में चूंकि यंत्रों का बनाने वाला आदमी है और यंत्रों को किसी भी दिन बंद कर सकता है एक बटन को दबा के, कोई यंत्र आदमी को कभी नहीं दबा सकता। मेरी अपनी समझ ये कि छोटा यंत्र आदमी को ज्यादा गुलाम बनाता है। समझ लें कि मैं एक पंखा लेके आपको हवा करने बैठूं तो वो मुझे ज्यादा गुलाम बनाता है बजाय एयर कंडीशनर के। एयर कंडीशनर मुझे गुलाम बना ही नहीं रहा है एक आंखों में, क्योंकि मैं 24 घंटे मुक्त हूं और आपको हवा मिल रही है। अगर मैं पंखा लेके बैठूं तो मैं 24 घंटे आपको पंखा चलाना चाहिए। वो जो पंखा चलाने वाला आदमी मुक्त हो गया पंखा चलाने से, वो उस पंखे की वजह से मुक्त हो गया जो यंत्र ने दे दिया। तो जिंदगी को हम कितने ज्यादा यंत्र दें, इस पर निर्भर करेगा कि हम आदमी को कितनी आत्मा दें। तो मैं नहीं मानता हूं कि गांधी की दृष्टि कोई रचनात्मक है। रचनात्मक दिखाई पड़ती वो अपीयरेंस है, लेकिन बहुत गहरे में डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि मनुष्य में जो क्षमता विकास की होनी चाहिए वो उसमें मर जाए। अगर गांधी से कोई भी राजी हो जाए, हालांकि कोई राजी नहीं होगा, आप चिल्लाते ना, कोई राजी नहीं होने वाला, क्योंकि विकास के खिलाफ कभी किसी समाज को राजी किया नहीं जा सकता। हाँ, थोड़े से सिरसिरे लोगों को राजी किया जा सकता है, थोड़े से इसेंट्रिक लोगों को, जिनको की दिमाग में बात पकड़ जाती है, वो अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, उनको राजी किया जा। समाज को कभी राजी नहीं किया जाता। इसलिए गांधी जी की अपील आजादी के पहले ज्यादा थी, आजादी आती से अपील छीन हो गई। गांधी को खुद ही लगा कि मैं खोटा सिक्का हो गया। इसमें गांधी खोटे सिक्के नहीं हो गए। असल में हमको पहली दफे विकास का मौका मिला और हमको पता चला गांधी खतरनाक है, इसके साथ विकास हो नहीं सकता, इसको छोड़ना पड़ेगा एक तरफ। लेकिन पूरे मन से हम नहीं छोड़ पाए। तो वो चलता है दोनों, पंचवर्षीय योजना भी चलती और हमारी बुद्धि में गांधी जी भी चलते। वो जो आप कहते हैं पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ, बहुत कुछ हो सकता था। रूस में बहुत कुछ हुआ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि रूस के दिमाग में गांधी नहीं था, सिर्फ पंचवर्षीय योजना। हिंदुस्तान के दिमाग में गांधी और हाथ में पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में विरोध। ये दोनों नहीं चल सकते साथ, या तो पंचवर्षीय योजना चला लें या गांधी जी को चला लें। ये दोनों है, इसलिए अहित हो रहा है। और ये जो सारा मैं कह रहा हूं वो इस बात को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि मेरे लिए एक पर्सपेक्टिव है भविष्य का आदमी के लिए। और जो हमारी सामान्य धारणाएं हैं, उन सामान्य धारणाओं को हम कभी सोच नहीं पाते कि हम अब गांधी जी को हम थर्ड क्लास में चला रहे हैं, बड़ा सादगी मान रहे हैं, महात्मा मानते हैं। लेकिन गांधी जैसा आदमी जहां घंटे भर में पहुंच सकता था, वहां 48 घंटे में पहुंचे। ये जो 47 घंटे गांधी के हमने खराब किए, इसका कौन जिम्मेवार हो? और गांधी जैसे आदमी को खुद तो हक है ही नहीं कि 47 घंटे अपने खराब कर दिए तो हमारे घंटे। गांधी जैसे आदमी को हम खराब नहीं करने देंगे, लेकिन हम खराब करवाएंगे। अगर विनोबा पैदल चले तो हम और खुश हो जाएंगे। अगर जमीन पे ये सरकने लगे, रेंगने लगे, तो हमारी खुशी का कोई अंत न रहे, हम इनको बिल्कुल परम हंस मान लेंगे। हमारे सोचने का जो ढंग है वो संकोच वाला है, और जिसको हम रचनात्मक कहते हैं वो रचनात्मक है नहीं। अब जैसे कि समझ लें, रचनात्मक किसको कहें? एक आदमी ने जिसने बिजली बनाई वो रचनात्मक है, या एक आदमी जो है कि घर में दिया रखता फिर रहा है वो रचनात्मक? रचनात्मक कौन? जिस आदमी ने चरखा चला दिया है, लोगों को पकड़ा दिया कि चरखा चलाओ, वो आदमी रचनात्मक है? या एक आदमी ने एक बटन बनाई है और लाखों चरखे चल रहे हैं उस बटन से, वो रचनात्मक? नहीं, हमें ये घर घर में चरखा वाला रचनात्मक मालूम पड़े। और एक एक आदमी के 6-6 घंटे खराब करना, करोड़ों आदमियों के अरबों घंटे खराब करना है, और जिंदगी बहुत छोटी। इसलिए मैं राजी नहीं हूं। मेरी अपनी समझ ये है कि लेकिन अगर गांधी जी जैसी बात को हम पकड़ लें तो हम चरखा चलाने में उलझ सकते, और हमारा जो चित्त है 3-4 हजार साल का, वो राजी हो सकता है इसमें। क्यों? उसके कारण हम जटिलता से भयभीत कौन,
और ध्यान रहे, जितनी जटिलता का हम मुकाबला करेंगे उतनी हमारी प्रतिभा विकसित होगी। एक बैलगाड़ी चला रहा है एक आदमी, एक बैलगाड़ी चलाने वाले आदमी की प्रतिभा बहुत विकसित नहीं हो सकती। इसी आदमी को हवाई जहाज चलाने के लिए बिठाइए तो आप पाएंगे इसकी प्रतिभा को मजबूरन विकसित होना पड़ेगा, क्योंकि हवाई जहाज चलाने के लिए जितने जटिल यंत्र को संभालना है उतनी बुद्धि भी चाहिए। फिर हवाई जहाज को चलाने में जितना खतरा है उतनी चेतना भी चाहिए, अवेयरनेस भी चाहिए। बैलगाड़ी में कोई भी नहीं। बैलगाड़ी में चलाने वाला आदमी बैल की बुद्धि से बहुत ज्यादा आगे विकसित नहीं हो सकता। तो वो चला बैल को ही रहा ना आखिर, तो उसमें भले ही कितनी बुद्धि हो लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बैल को ही चलाना है तो बैल को ही चलाने लायक बुद्धि का पुकार आती। और हमारे पास जो समझ है वो बड़ी हैरानी की, वो ये है कि आदमी अच्छे से समझदार आदमी अपनी बुद्धि के 15% से ज्यादा का उपयोग नहीं कर पाता। अच्छे से अच्छा आदमी, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी, तो जिसको हम साधारण जन कहें वो तो 3-4-5% उपयोग करता है। वो जो 80-90% बुद्धि हमारी अतिरिक्त पड़ी हो उसका कैसे उपयोग होगा? गांधी जी के पास उसकी कोई जगह नहीं। ना तो हरिभजन से हो सकता है, ना राम की धुन से हो सकता है, ना चरखे से हो सकता है। गांधी जी के पास मनुष्य की प्रतिभा को जगाने का कोई क्रिएटिव प्रोग्राम नहीं। इसलिए मैं नहीं मानता कि वो रचनात्मक है। मैं तो मानता हूं कि रचनात्मक बातचीत के भीतर बहुत विध्वंसात्मक, और मेरी हालत में उल्टी मानता हूं। मेरी सारी विध्वंसात्मक बातचीत के बीच में बिल्कुल रचनात्मक, और मेरी रचना का अपना अर्थ है, उनकी रचना का अपना अर्थ। उनकी रचना को मैं रचना नहीं मानने को राजी हूं।